हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट नंबर 5 दैट इज फाइल मैनेजमेंट एंड डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज कि फाइल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फाइल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो अब फाइल system is the method and the data structure that an operating system uses to control how data is stored and retrieved on a storage device। ठीक है, तो मान लो कि हमारी एक हार्ड डिस्क है। ठीक है, अब इस हार्ड डिस्क पे जो भी डेटा रखा है उसको किस तरह से स्टोर करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब उसके अंदर डेटा रखेंगे कैसे, देन हम अगर कोई डेटा निकालना है तो वो निकालेंगे कैसे। ठीक है, प्लस अगर कुछ डेटा में हमें चेंजमेंट्स करने हैं, अपडेट्स करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करेगा, है ना। तो इसीलिए अब फाइल सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क पे डेटा रखता है और उठाता है वहां से। ठीक है, तो इट इज सिंपल। ओके, नाउ इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल व्यू ऑफ डिस्क। ये लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है व्हाट, फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम डिस्क का यानी अपनी जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसका लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हार्डवेयर फ्रॉम द यूजर। देखो इसे ये सिंपल सा एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि अब आप जो है ना कि ये किस तरह से बना है इस पे ना फोकस करके सिंपली जो इससे काम है सिर्फ उस पे फोकस करो। लाइक यूजर को ये हेडेक नहीं रहता है कि सिस्टम से फाइल कैसे उठाएं या फिर सिस्टम में कैसे फाइल रखें, या तो हम कुछ चेंजमेंट्स करना है, रीड करना है, राइट करना है, कुछ भी करना है कैसे करें। तो ये यूजर को सिर्फ करना है, ये उस पर फोकस नहीं करना है कि कैसे किया जाएगा, कैसे जो है हमारा परमिशन मिलेगा, कैसे मतलब अंदर का जो काम है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल लेता है, और वो भी किसके हेल्प से, फाइल सिस्टम के हेल्प से। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही एक कंपोनेंट है दैट इज फाइल सिस्टम, जो कि पूरा फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। फाइल मैनेजमेंट का काम कहने का मतलब हार्ड डिस्क पे रखा हुआ जो भी डेटा है, जितना भी फाइल है अपना, ठीक है, चाहे वो प्रोग्राम की फाइल रखा हो या कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, या कोई अपनी एग्जीक्यूटिबल फाइल रखी है, बाइनरी की कितनी सारी फाइल्स रखी होंगी। ठीक है, तो इतनी सारी फाइल्स जो हमारी हार्ड डिस्क में रखी हैं तो उनको मैनेज करना ही काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और वो होता किसकी हेल्प से, ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी हेल्प से काम करता है, फाइल सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, तो ये था फाइल सिस्टम। इसको ऐसा समझो कि अ डिस्क इज जस्ट अ ह्यूज एरे ऑफ बाइट्स। देखो बाइट्स में देखो मेमोरी की जो साइज है उसको हम कैसे नापते हैं, बिट्स, देन बाइट्स, देन फर्दर केबी, एमबी, व्हाटएवर, इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक हार्ड डिस्क है, उसको ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ी सी लाइन है, एरे है, यानी कतार लगी हुई है बाइट्स के, मतलब 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, ऐसे करके बहुत सारी बाइट्स हैं हमारे हार्ड डिस्क में। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो। ओके, नाउ विदाउट अ फाइल सिस्टम, अब बिना फाइल सिस्टम के हमारे पास कोई ये आइडिया नहीं रहेगा कि कौन सा फाइल कहाँ शुरू हुआ है, क्योंकि देखो एरे है, कहीं से भी कोई भी बाइट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कि कौन सा जो डेटा रखा हुआ है हमारा, कौन सी फाइल कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ शुरू हो रही है, इन सबका जो लेखा जोखा है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, ना कि हम रखते हैं दैट इज यूजर। यूजर को सिर्फ यूज करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सब मैनेज करना है। ठीक है, द फाइल सिस्टम एक्ट्स लाइक अ टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ बुक। ठीक है, तो जो फाइल सिस्टम है वो टेबल ऑफ कंटेंट की तरह काम करता है। इट टेल्स ओएस एग्जैक्टली वेयर ईच फाइल लिव्स ऑन डिस्क। ये एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हम जिस फाइल को टारगेट कर रहे हैं या आप जिस फाइल को टारगेट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली किस एड्रेस पे है, यानी कि इफेक्टिव एड्रेस क्या है ना। ऐसा समझो कि टारगेट जिसको हम कर रहे हैं उसका एड्रेस है कहाँ, किस बाइट पे वो शुरू हुआ है और किस बाइट पे वो खत्म हुआ है, उसका स्टोरेज वो कहाँ है। ठीक है, तो ये सब काम हो गया। नाउ अब आता है आर्किटेक्चर, पढ़ लें कि फाइल सिस्टम का आर्किटेक्चर होता कैसा है। ठीक है, तो सबसे ऊपर ऊपर आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, अब वो जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी होती है लॉजिकल फाइल सिस्टम। ठीक है, एक लॉजिकल फाइल सिस्टम होता है। नाउ ये जो लॉजिकल फाइल सिस्टम है इसको मैनेज कौन करता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, मतलब कि हमारे हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का, हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब मॉनिटर है, प्रिंटर है, इन सब से जो भी डेटा आना जाना है, इन सब का जो फाइल वगैरह का सिस्टम है उन सबको मैनेज करने के लिए फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बेसिक फाइल सिस्टम, वही सिस्टम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो हेल्प करेगा फाइल्स को मैनेज करने में। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिनकी कंट्रोल्स आते हैं, लाइक उनका जो इंटरफेस होता है कि किस तरह से इनपुट आउटपुट सिस्टम्स हार्ड डिस्क से कॉन्टैक्ट करेंगे, अपना डेटा वेटा लेंगे उधर उधर। ठीक है, तो उसका कंट्रोल करने का जो चीज़ है वो वहाँ आ जाता है। प्लस डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स क्या है, अगर हमें जो मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनसे कांटेक्ट करना है तो हमें डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हर एक पर्टिकुलर डिवाइसेस के होते हैं जिसके थ्रू ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है,
तो वो प्रोग्राम्स भी यहीं आ जाते हैं, मतलब जितना इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने वाला जो भी चीज़ रहता है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। और लास्ट में हमारा डिवाइस आ जाता है, दैट इज डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो कि हार्ड डिस्क पे हम कैसे पहुंचते हैं, कितनी लेयर्स से होकर फिर हम हार्ड डिस्क पे पहुंचते हैं, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, कोई प्रोग्राम है, ओके। फिर उसका क्रिएट होता है लॉजिकल फाइल सिस्टम, यानी कि उसका एक लॉजिकल व्यू तैयार होता है, ओके। देन फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल में वो जाता है, यानी कि जो फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखेगा उस मॉड्यूल में जाके ये रखा जाएगा, कौन, लॉजिकल व्यू जो अभी तैयार हुआ है, ठीक है। अब मॉड्यूल में जाके रख दिया गया है, अब उस मॉड्यूल से वो प्रोसेस आउट होकर बेसिक फाइल सिस्टम में जाएगा, ठीक है। एंड नाउ बेसिक फाइल सिस्टम से उठ के वो इनपुट आउटपुट के कंट्रोल में जो भी डिवाइस ड्राइवर्स प्रोग्राम्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली हमारे डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क से जाके कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। तो इतने सारे लेयर से होकर फिर हमें अपनी हार्ड डिस्क का एक्सेस मिलता है, ओके। तो यही एग्जाम्पल्स हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम आ गया कि जो यूजर ने कहा, यूजर ने ऑपरेटिंग सिस्टम से कहा, लाइक कमांड दी कि मुझे ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, क्लोज करना है, कुछ भी करना है, हमने यूजर एज अ यूजर हमने इनपुट कमांड दे दिया, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पाएगा, फिर लॉजिकल फाइल सिस्टम में जाएगा, यानी कि लॉजिकल व्यू अब कैसे तैयार होता है वो भी देख लेते हैं। तो जिस भी फाइल को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उस फाइल का ना मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा कहने का मतलब उस फाइल की सारी डिटेल्स कि उसको कैसे एक्सेस किया जाएगा, कौन कौन से लोग उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, वो कहाँ जाके रखा है, डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी में है, डायरेक्टरी के किस फोल्डर में है वो चीज़, फिर FCB एंड इनोड, या फिर कब उसको लास्ट टाइम चेंज किया था, अपडेटेड टाइम क्या है, ठीक है, जो चेंजेस हुए थे वो क्या थे, है ना। इन सब चीज़ों का पूरा लेखा जोखा रख के फिर बाद में बनाया जाता है लॉजिकल व्यू, ठीक है। अब ये बन गया। नाउ अब क्या होता है कि जो हमारा लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस है, मतलब जो लॉजिकल व्यू बना है हमारा, उसको मैप कराएगा फिजिकल से, यानी जो एक्चुअल डेटा रखा हुआ है हमारे डिवाइस पे, ठीक है, यानी हार्ड डिस्क पे जो एक्चुअल डेटा रखा है इसका अब जाके ये लॉजिकल व्यू इसका तैयार हुआ है और ये एक्चुअल डेटा है, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा पे रीच करने से पहले लॉजिकल व्यू तैयार होता है, ठीक है। तो अब इस लॉजिकल व्यू के जितने भी एड्रेसेस होंगे वो एक्चुअल एड्रेसेस से मैप किए जाते हैं, ठीक है। तो वो मैपिंग कौन करता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, ओके। देन बेसिक फाइल सिस्टम आता है जिसमें जो ये रीड राइट वाले जो कमांड्स हैं वो डिवाइस ड्राइवर्स को दिए जाते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स कहने का मतलब जो प्रोग्राम्स बने हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं उनको ये कमांड दी जाती है कि रीडिंग परफॉर्म कराना है या राइटिंग परफॉर्म कराना है, ठीक है। वहां तक पहुंच गया। नाउ अब फाइनली वो डिवाइस ड्राइवर्स पे पहुंच जाएगा और फिर वो हार्डवेयर लेवल पे जाके पहुंचेगा, ठीक है। एंड नाउ जो हमारा हार्ड डिस्क है उससे कम्युनिकेशन फाइनली होगा, ठीक है। सो दिस वाज द लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स देख लेते हैं। तो एक डिस्क बेस्ड होता है। डिस्क बेस्ड मतलब कि जो हमारी एकदम एक्चुअल हार्डवेयर होते हैं, दैट इज द हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव्स, तो ये सब जो होते हैं, ठीक है, ये डिस्क बेस्ड हो गए, ओके। नाउ नेटवर्क बेस्ड आते हैं, मतलब कि ओवर द नेटवर्क, यानी कि क्लाउड वाला सब कुछ आ गया यहाँ पे कि हम क्लाउड पे जो है अपना डेटा स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो फाइल सिस्टम बनेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्चुअली भी हम तैयार करते हैं, जैसे कि हमने वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये हम हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा जो है एज एन रैम, एक्सटेंडेड रैम की तरह यूज करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो हमारा डेटा है वो वर्चुअल मेमोरी में रखा हुआ है, ठीक है। तो वो वहाँ का फाइल सिस्टम हो गया। तो इस तरह से 3 फाइल सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऐसे है कि NTFS और FAT32 ये डिस्क बेस्ड है, और जो नेटवर्क वाले बेस्ड फाइल सिस्टम्स होते हैं वो NFS हैं, ठीक है। नेक्स्ट PROC एंड TMPFS, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। स्टोर डेटा ऑन फिजिकल डिस्क, यानी डिस्क बेस्ड क्या होता है, फिजिकल जो हमारे हार्डवेयर हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनको हम टच एंड फील कर सकते हैं, लाइक उनको टच कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पे जाके डेटा स्टोर होता है, दैट इज अपने हार्ड डिस्क में। अब ये फाइल सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है, लिनक्स में यूज किया जाता है, विंडोज में यूज किया जाता है, ठीक है। विंडोज में जो मतलब है वो है NTFS, लिनक्स में जो है वो X4 है, ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क फाइल सिस्टम्स अलाउ फाइल टू बी एक्सेस्ड ओवर नेटवर्क, यानी कि हम क्लाउड के थ्रू या फिर AWS, दैट इज अमेजॉन वेब सर्विस, यानी कि इन सबके थ्रू डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। किसी मीडियम के थ्रू हम एक्सेसिंग कर रहे हैं, तो वो मीडियम है हमारा नेटवर्क, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है NFS, यूनिक्स या फिर लिनक्स में, SMB, CIFS, विंडोज शेयरिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है वर्चुअल फाइल सिस्टम्स, ये मेमोरी के अंदर ही होते हैं, एक्सपोज OS एंड कर्नल इन्फॉर्मेशन एज फाइल्स, ठीक है। तो ये मेमोरी के अंदर ही होते हैं, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम से वो रखे हैं, कर्नल के इन्फॉर्मेशन से वो भी रखे हैं एज एन फाइल, ठीक है। ये लिनक्स में ऐसे है /PROC, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर, मतलब कि जो सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि फाइनली हम बात करने वाले हार्ड डिस्क पे, ठीक है।
तो इसका डिफिनेशन यही है कि सेकेंडरी स्टोरेज क्या है भाई, नॉन वोलेटाइल है, यानी कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो परमानेंट स्टोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हाँ कंप्यूटर ऑफ भी हो गया तब भी इसके पास डेटा रहेगा, ओके। अनलाइक प्राइमरी स्टोरेज यानी रैम के विपरीत सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो स्लोअर है, यानी कि धीमे है, ओके, बट ऑफर्स मच लार्जर कैपेसिटी एट लोअर कॉस्ट। पर इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये परमानेंट एक तो डेटा स्टोर करता है, प्लस ये बहुत ह्यूज कैपेसिटी देता है, लाइक एक बड़ा सा टंकी टाइप का स्टोरेज प्रोवाइड करता है, उसके अंदर आप स्टोर करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है, लाइक ऐसा कुछ। एग्जाम्पल HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। अब मेमोरी हायरार्की हमने पढ़ा था, सबसे पहले आता है रजिस्टर्स, फिर आता है कैश, देन मेन मेमोरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, ठीक है। व्हाई सेकेंडरी स्टोरेज इज नीडेड, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज की नीड क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि रैम वोलेटाइल थी, रैम महंगी थी, रैम में डेटा परमानेंट नहीं स्टोर हो सकता था, उसको रिबूट करने का बार बार जरूरत पड़ता था, तो ये सब कमियां थी, तो इनको ओवरकम कराने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज आ गया, जो कि सस्ता भी है, इसमें हाई कैपेसिटी भी मिल रही है, तो ये सब कुछ हो गया, ओके। अब जो हमारा OS itself है, मतलब वो सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है ना। अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बहुत बड़ा एक सिस्टम है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो रन होते रहते हैं, ठीक है। तो जो इतना बड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में साइलेंट पड़ा रहता है, जब हम अपने मतलब कि स्टोर्ड रहता है, वो अपने हार्ड डिस्क पे रहता है वो, ठीक है। अब जब हम डबल क्लिक करते हैं या फिर अपना सिस्टम जो है वो ऑन करते हैं, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी साइलेंट पड़ा था हार्ड डिस्क में, ठीक है, तो उसको उठा के हम रैम में लाते हैं, ओके, फ्रॉम SSD इनटू रैम में लेके आते हैं, ठीक है, फिर हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो उसको। नाउ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, टाइप्स क्या क्या है। HDD है, इसमें मैग्नेटिक प्लैटर्स लगे होते हैं, ठीक है, अभी अच्छे से पढ़ेंगे हार्ड डिस्क को। इसको कब यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल्स और डेटाबेस का जितना भी डेटा है इसको रखने के लिए। SSD जो है इसको हम बूट ड्राइव, फास्ट ऐप्स को स्टोर कराने के लिए रखते हैं, इसमें कुछ मैग्नेटिक जैसा कुछ यूज नहीं करते हैं। प्लस हार्ड डिस्क में क्या होता है ना, मूविंग एलिमेंट होता है, उसमें जो रीड और राइट हेड है वो टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करता रहता है, ठीक है, तो उसकी वजह से साउंड भी प्रोड्यूस होता है, प्लस वो डैमेज भी हो जाएगा भाई, सालों सालों तक वो मूव करता रहेगा, अप एंड डाउन, मतलब अप एंड डाउन नहीं, टू एंड फ्रो, ओके, तो डैमेज हो जाएगी। तो इसका ओवरकम करने के लिए SSD आया, क्योंकि SSD में कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, मैकेनिकल कहने का मतलब कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है, वो साइलेंटली अपना रखा रहता है। और NAND गेट हमने पढ़ा था ना, लॉजिक सर्किट्स, हम इन सबका यूज कर सकते हैं एज ए बफर बनाने के लिए, फिर बफर से हम इसको टेम्परेरी से परमानेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये NAND गेट से इम्प्लीमेंट कराया गया है और ये फ्लैश पे बेस्ड है, ओके। टेप, मैग्नेटिक टेप होता है इसका एक, और ये बैकअप और आर्चीविंग वगैरह यूज करते हैं इसके लिए। ऑप्टिकल है जो लेजर बेस्ड होता है, CD, DVD, BD, ठीक है, इसको हम मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज टीवी में हो गया, मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन करना, लाइक लार्ज स्केल में कुछ डेटा शेयर करना है, तो हम सिंपली ऑप्टिकल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता है हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स बिछे हैं ना जमीन के नीचे, लाइक जमीन के नीचे, समुद्रों के नीचे अपने ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो बिछे हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, पर शायद है ऐसा, है ना, हाँ। फिर है NVMe, ठीक है, तो ये फ्लैश ओवर PCI कुछ है, ठीक है। मेन अपना इतना ही था, हमने पढ़ लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब फाइल पे आते हैं। व्हाट इज फाइल, फाइल है क्या, ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि हम सेकेंडरी स्टोरेज पे जाके रखते हैं। तो फाइल क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा को हमने कलेक्ट करके फिर फाइल में रख के फिर उसको सेकेंडरी में रख दिया, है ना, ऐसा समझो। नाउ फ्रॉम अ यूजर्स पर्सपेक्टिव, अगर यूजर यानी हम लोगों के हिसाब से देखा जाए, तो आ फाइल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लॉजिकल सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि जो लॉजिकल सेकेंडरी स्टोरेज है, हम एक्चुअल सेकेंडरी स्टोरेज की बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअल हार्डवेयर का बात नहीं कर रहे, हम लॉजिकल पे जा रहे हैं। यानी लॉजिकल में देखो, लॉजिकल व्यू क्या होता है कि हार्ड डिस्क जैसा ही स्ट्रक्चर है जिसको टेम्पोरेरी हमने बनाया है, जिसको बाद में मैपिंग करेंगे हम फिजिकल से, ठीक है। तो जो लॉजिकल डेटा, लॉजिकल सेकेंडरी स्टोरेज है, इसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट समझ सकते हैं फाइल को, ठीक है। दैट इज डेटा कैन नॉट बी रिटन टू सेकेंडरी स्टोरेज अनलेस इट इज विद इन अ फाइल, मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज पे जो शांत प्रोग्राम रखा हुआ है, जब तक उस प्रोग्राम को एज एन फाइल उठा के हम फिर उसमें चेंजेस नहीं करके फिर सेव नहीं कर देते हैं उस प्रोग्राम को, तो हार्ड डिस्क पे चेंजमेंट्स नहीं होगी। हमारी सिर्फ चेंजमेंट्स कहाँ हुई, लॉजिकल में हुई, फिजिकल एक्चुअल डेटा पे जाकर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो फाइल क्या है, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ओके। फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या है, मतलब एक फाइल है तो उसकी क्या क्या खासियत है या फिर उसके हाथ पैर क्या है, लाइक हम इंसान है तो हमारे पास हाथ है, आँख है, कुछ है ना, तो ऐसे ही फाइल्स के पास क्या क्या होता है। तो फाइल के पास सबसे पहले उनका नाम होता है, यानी कि जो हम नाम रखते हैं अपने फाइल्स का, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट C प्रोग्राम बनाया तो उसके लिए हम बोल देते हैं हेलो वर्ल्ड, यानी ये हमारे फाइल का नाम है, ठीक है। तो वो जो हेलो वर्ल्ड वाला पार्ट है ना, वो फाइल का नाम हो गया, ओके।
फिर डॉट करके सी लगाते हैं। देखो हेलो वर्ड लिखने के बाद फिर हम डॉट सी लिखते हैं अपने सी लैंग्वेज का, ठीक है। तो वो जो डॉट सी होता है वो एक्सटेंशन हो गया उसका फाइल का, ठीक है। टाइप यही बता देता है डॉट सी, यानी एक्सटेंशन से ही हम पता लगा लेंगे कि कौन सी फाइल है, किस तरह की फाइल है, तो हम जान जाएंगे सी लैंग्वेज की फाइल है ना। साइज देखते हैं कि कितनी साइज लेगा भाई ये, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे जाके इसको स्टोर करना है, लाइक हम फोल्डर बनाते हैं, सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, फिर न्यू फोल्डर बनाते हैं दैट इज BCA फर्स्ट ईयर, है ना। फिर बाद में उसके अंदर प्रोग्राम बनाते हैं, तो फोल्डर में कौन सा है, किस फोल्डर में गए हो, किस डायरेक्टरी में गए हो, ये सब पूरा उसका मतलब लोकेशन हो गया। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन लगाते हैं। प्रोटेक्शन कहने का मतलब या तो हम उस पर पासवर्ड लगा दें, या तो कौन कौन से इंसान उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड प्रोग्राम आके उसको पेनिट्रेट तो नहीं कर रहा, उसमें आके कम्युनिकेशन तो नहीं किए दे रहा, चेंजेस तो नहीं किए दे रहा, तो वो भी हो गया, प्रोटेक्शन का हो गया। टाइम एंड डेट देखते हैं कि कितने टाइम पे, किस डेट पे हमने वो फाइल बनाई, कब चेंज की, कब रिसेंट में कब थे, अभी अभी यूज हुआ, लाइक वो सब, ठीक है। तो फाइल का एट्रीब्यूट आए तो ये ऐसे पूरा लिख देना, पूरा जो जो एक फाइल के बारे में होता है, उसके हाथ पैर सब, ठीक है। तो यही सब है कि नेम जो हम नाम देते हैं, आइडेंटिफायर एक उसको खुद से सिस्टम जो है यूनिक कोड प्रोवाइड करता है, हर फाइल का एक यूनिक कोड होगा जिससे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। उसका टाइप पता करना पड़ेगा कि वो टेक्स्ट की फाइल है, MP3 है, कोई ऑडियो है या कोई वीडियो है, क्या है, ठीक है, JPG है, क्या है। लोकेशन पता करना है कि कौन से डिस्क पे, कहाँ, किस सेक्टर पे। देखो अभी डिस्क और सेक्टर ये सब देखेंगे हम, ठीक है। और इसमें हम फोल्डर्स वगैरह भी देखते हैं। साइज इसका देखते हैं कितना साइज लगा है इसको स्टोर कराने में, ठीक है। प्रोटेक्शन देखते हैं कि कौन रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। टाइम एंड डेट, लास्ट मॉडिफिकेशन क्रिएट कब किया, लास्ट में एक्सेस कब किया, रिसेंट किया कि कब किया, तो वो सब है ना। तो ये सब होता है। अब पढ़ेंगे फाइल ऑपरेशंस। तो एक फाइल है उसका हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हम देखेंगे फाइल ऑपरेशंस में बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि जो अपनी हार्ड डिस्क है उस पर उसको जगह देंगे, है ना, वो एक काम हो गया। नेक्स्ट हम राइट कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम कॉल करेंगे फाइल हैंडल। देखो ये फाइल हैंडल ये सब का क्या काम है, लाइक हमने हार्ड डिस्क पे इतनी जगह बना ली अपने फाइल के लिए, अब हमने राइट करना है, तो सिस्टम कॉल करेंगे तो हमारा फाइल हैंडल यानी कि एक कर्सर जो है वो फाइल को डायरेक्ट करेगा, उस कर्सर की हेल्प से हम उस पर राइटिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में मान लो कि यहाँ तक हमने लिख लिया तो पॉइंटर यहाँ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे, यहाँ से उठा के यहाँ पे कौन रखेगा इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। रीड करना है तब भी हमें फाइल हैंडल चाहिए, यानी कि कर्सर करना चाहिए। कर्सर मतलब कि अब हमें यहाँ से रीड करना है तो इस कर्सर को यहाँ लाने की जरूरत है, ठीक है। तो कर्सर की हेल्प से हम मूव करते हैं एक फाइल के अंदर, ओके। तो ये हो गया सीक करना, यानी कि अपना जो फाइल पॉइंटर है इसको सिर्फ जगह बदलनी है, इसमें कुछ भी रीडिंग या राइटिंग नहीं करनी। कहने का मतलब कि ऐसे मेरा मन किया कि मैंने राइटिंग की थी, यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अपना जो पॉइंटर है वो स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे हो, तो मैं कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का मतलब कि हमने जो भी फाइल थी उसके हाथ पैर जो भी उसकी प्रॉपर्टीज थी, एट्रीब्यूट्स थे, उसके साथ लेकर उसका जितना डेटा है वो सब अपने हार्ड डिस्क से साफ कर दिया, तो वो होता है डिलीट। लेकिन ट्रंकेट क्या होता है, ट्रंकेट में क्या होता है, हम डेटा तो डिलीट कर देते हैं लेकिन उसके हाथ पैर सब बचे रहते हैं, राइट। सिर्फ हम डेटा डिलीट कर रहे हैं, हम उसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम उसका नाम डिलीट नहीं कर रहे हैं, सो दैट हम उसको फ्यूचर में कभी यूज कर सकें, ठीक है। तो वो कुछ हो गया, ओके ना। हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब था ना। अब सी प्रोग्रामिंग में अगर देखें कि अगर हमें किसी भी फाइल को ओपन वगैरह कुछ करना है तो कौन सी सिस्टम कॉल देनी पड़ती है, तो हम एफ ओपन एक फंक्शन है उसको अगर लिखेंगे तब हमें जो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। एफ रीड लिखेंगे तो कहने का मतलब हम रीडिंग परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। एफ राइट लिखेंगे यानी फंक्शन कॉल करेंगे तो राइटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एफ क्लोज लिखेंगे तो क्लोज हो जाएगी फाइल, है ना। तो ये फर्दर हम इतना सारा काम कर सकते हैं, ओके। सी लैंग्वेज में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब सी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट आता है फाइल हैंडलिंग, जो पाइथन में भी है, हर लैंग्वेज में होता है कि किस तरह से फाइल को हैंडल करना है। तो उसमें हमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ फाइल्स भी पढ़नी थी, पर वो हमारे कॉलेज वालों ने पढ़ाया ही नहीं। ऐसे ही उन्होंने स्ट्रिंग चैप्टर पूरा पूरा गायब कर दिया, वो भी नहीं पढ़ाया, फाइल हैंडलिंग वो भी नहीं पढ़ाया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे एकदम हुए ही नहीं सी लैंग्वेज में, है ना। तो यही बात है, नहीं हुए, वरना अभी हमको पता होता है ये सब क्या है ना। सो टाइप्स ऑफ फाइल्स देख लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ फाइल्स कहने का मतलब है कि हम सिंपल देख रहे हैं कि जो हमारी फाइल है वो किस किस टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है एग्जीक्यूटेबल टाइप। सो एग्जीक्यूटेबल टाइप क्या होता है, मतलब कि जो हमारा, देखो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, फिर वो एक प्रोग्राम सोर्स कोड जो होता है वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है, फिर वो ना रनिंग वाले कोड में चेंज होता है, यानी एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज होता है, ठीक है। तो
अब वो वाला जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है ना वो बाइनरी में होता है, दैट इज 1010001001, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। तो जो हमारी मशीन कोड में लैंग्वेज लिखी होती है, जो सीपीयू हमारा डायरेक्ट अपना देख सकता है क्या लिखा है उसमें, ठीक है, डायरेक्ट कंप्यूट कर सकता है अपना सीपीयू उसको, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल। इसका एक्सटेंशन .exe होता है, .out आउट होता है, .ef होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, यानी कि ये जो सोर्स कोड से कंपाइलेशन होता है तब वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है, फिर वो रनिंग के लिए जाता है ना। तो जब रनिंग के लिए जाता है तो वो अगेन कोड होता है, मशीन कोड में चेंज होता है, ठीक है वो। तो इस ऑब्जेक्ट कोड की बात हो रही है, यानी कि जब जो फाइल हमारी ऑब्जेक्ट कोड में है उसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपाइल्ड कोड, यानी कि इसको अभी लिंक नहीं किया गया है, यानी रन नहीं किया गया है, बस अभी कंपाइल करके रखा गया है, ठीक है। तो इसके एक्सटेंशन है .obj.o, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है, यानी जो हमने अभी अभी दिया, दैट इज .c .py .java, ठीक है। जावा लैंग्वेज है तो .java, सी लैंग्वेज है तो .c, पाइथन लैंग्वेज है तो .py, ठीक है। तो ये ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम्स होते हैं, यानी जो यूजर खुद लिखता है या फिर प्रोग्रामर खुद लिखता है ना। टेक्स्ट वाली फाइल्स क्या होती हैं, .txt .csv .html, ये अपने यूनिकोड और ASCII डेटा होता है, प्रॉपर जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी, तो ये रीयूजेबल कंपाइल्ड रूटीन्स, कुछ फाइल्स होती हैं वो होती है .lib .so .dll, ठीक है। आर्चीव फाइल होती है, यानी कि जिनको हम कंप्रेस करके रख देते हैं, है ना, कंप्यूटर में हमने यूज कर रखा है इसको या फिर लैपटॉप वगैरह में .zip कर देते हैं, फोन पे भी हो जाता है .tar .gz, तो ये सब कलेक्शन ऑफ कंप्रेस्ड फाइल्स, यानी कि जो फाइल्स हमारी कंप्रेस कर दी जाती है। मल्टीमीडिया फाइल कहने का मतलब जो हमारे वीडियो है, ऑडियो है, ये सब स्टोर करके रखने वाला, ठीक है। तो वीडियो, ऑडियो, इमेज, इन सबको स्टोर कराने वाला एक्सटेंशन ये होते हैं। तो ये इतने सारे एक्सटेंशन थे, ये टाइप्स थे और ये उनके फंक्शंस थे, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट नाउ। अब आप फिर से देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड क्या होता है, इसको समझो कि जो हार्ड डिस्क है ना उस पर सारी फाइल्स रखी हुई है, ओके। अब उस फाइल तक पहुंचना कैसे, उसको एक्सेस कैसे करें, तो वो चीज होती है एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड हमें ये बताता है कि किस तरह से हम जो फाइल है उसके रिकॉर्ड को रीड या राइट कर सकते हैं, किस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। The choice of access method depends on the application using the file, ठीक है। तो कौन सा मेथड चूज होगा ये अपना एप्लीकेशन डिसाइड करता है, ठीक है। तो हमारे कुछ है मेथड्स, पहला है सीक्वेंशियल मेथड्स, नेक्स्ट है इंडेक्स सीक्वेंशियल एंड नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। तो सीक्वेंशियल में क्या होता है वो देखते हैं। Records are written and read one after another in order. The file has a current position pointer that advances with read and write. तो कहने का मतलब है कि इसमें सिंपली क्या होता है कि मान लो इतनी बड़ी फाइल है, बिट्स में रखा है, बिट्स मानो चाहे बाइट्स में, है ना, जो भी अपना स्टोरेज वाला यूनिट लेकर चल रहे हो, तो उसमें रखा हुआ है। अब मुझे पार्टिकुलर इस चीज को एक्सेस करना है, ठीक है, फाइल में ना। हमारा जो कर्सर है मान लो कि वो यहाँ पे है, जो कर्सर है फाइल वाला कर्सर, फाइल हैंडल है ना, वो यहाँ पे है। अब क्या होगा कि अगर मुझे इस वाले यानी टारगेट वाले पे जाना है, दिस इज द टारगेट वन, तो टारगेट वन पे जाने के लिए सबसे पहले ये रीड होगा, फिर हमारा फाइल हैंडल आगे आएगा, फिर रीड होगा, फिर फाइल हैंडल आगे आएगा, फिर रीड होगा, फिर फाइल हैंडल आगे आएगा। अब आगे पोजीशन पे आया है तो तब रीड होगा। ये कहने का मतलब अगर सीक्वेंशियल एक्सेस कर रहे हैं ना तो अपने टारगेट वाले डेटा पे पहुंचने के लिए जो बीच में आ रहा है उस सबको रीड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हुआ ये, ओके। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं, अच्छा लगेगा। स्टेप वन, ओपन द फाइल पॉइंटर इज एट द बिगिनिंग, मतलब कि हमें फाइल ओपन करनी, जो फाइल पॉइंटर है वो सबसे बिगिनिंग में, ठीक है। स्टेप टू है अपना जो रीड करना है, राइट करना है, करंट रिकॉर्ड वो करो, ठीक है। अब पॉइंटर जो है ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। टू गो बैकवर्ड्स यू मस्ट रिवाइंड टू स्टार्ट एंड रीड। अगर मान लो कि वो आगे चला गया, अब तुमको मान लो कि पीछा वाला फिर से रीड करना है तो फिर से शुरू हो, तो फिर अपना पॉइंटर आगे ही मिलेगा तुम्हें, तो फिर रीडिंग करो, है ना। तो वो हो गया। इसके एडवांटेजेस है, ये सिंपल है, एफिशिएंट फॉर टेप, यानी टेप जो हमारी होती है मैग्नेटिक टेप्स, वहाँ पे इसका बहुत ही अच्छे से सिंपली यूज हो जाता है ना। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मान लो कि बहुत बड़ा सा है और फाइल पॉइंटर हमारा स्टार्टिंग में है और हम जिसे एक्सेस करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे है, तो हमें उसे इतना मूव कराना होगा, कितना मूव करेगा वो, ठीक है। डायरेक्ट ना कूद के हमें इतना सारा चलना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया वेस्टेज ऑफ टाइम, ओके। मस्ट स्कैन फ्रॉम स्टार्ट, और इसमें हमेशा स्कैनिंग जो है शुरुआत से ही होती है, तो ये अगेन बुरी बात होगी, लाइक कमी होगी उसके अंदर। रीडिंग अ CSV फाइल लाइन बाय लाइन पाइथन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया कि हम कोई फाइल है पाइथन में और उसको लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें सीक्वेंशियल एक्सेस देखने को मिलेगा, ओके। अब पढ़ते हैं रैंडम या फिर डायरेक्ट एक्सेस। इसमें क्या होता है कि एनी ब्लॉक और रिकॉर्ड कैन बी रीड और रिटन इन एनी ऑर्डर, मतलब कि हम
अगर हमारा रिकॉर्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और प्रेजेंट टाइम पे हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है और हम उस रिकॉर्ड को फेच करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्टली उस रिकॉर्ड पे जंप करेंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या, इसमें लाइन बाय लाइन या फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे नहीं बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम उसको रीड और राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। द फाइल इज यूज्ड एज अ नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स। अब देखो, अगर मुझे अपने टारगेट वाले ब्लॉक पे जाना है तो इसके लिए हमें किसका ओवरहेड रहेगा कि भाई हम जिस जिस डेटा को जो जो बाइट मिला है या फिर जिस भी ब्लॉक में जो भी डेटा रखा है उस ब्लॉक का हमारे पास प्रॉपर एड्रेस हो, है ना, तभी तो हम यहाँ से उठ के डायरेक्ट उस वाले एड्रेस पे जंप कर पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, मतलब जो ब्लॉक्स हैं वो नंबरिंग से लगा दिए जाते हैं और आपको ब्लॉक नंबर पता होना चाहिए डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपना ओपन करो फाइल, फिर इशू सीक। सीक से क्या होता है, हम अपने डिजायर्ड पोजीशन पे अपने कर्सर को ले जाते हैं ना, तो वही डिजायर्ड पोजीशन पे अपने पॉइंटर को ले जाएंगे, फिर रीड और राइट कर लेंगे और फिर अगर मुझे कुछ करना है तो फिर से रिपीट कर लेंगे, है ना। सो ये फास्ट है, इसके एडवांटेजेस फास्ट रैंडम रिट्रीवल हमें मिलेगा, फास्ट है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो रिकॉर्ड्स है फिक्स लेंथ के होंगे, प्लस हमें ओवरहेड रहेगा कि सबका जो ब्लॉक है उसका नंबर मेंटेन करके चले, ठीक है। तो हमारी जो डेटाबेस फाइल्स होती है ये डायरेक्ट एक्सेस को यूज करती है, ओके। नेक्स्ट वन इज इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। इसमें क्या होता है, एन इंडेक्स इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द फाइल, द इंडेक्स मैप्स की वैल्यूज टू ब्लॉक एड्रेसेस टू फाइंड अ रिकॉर्ड, फर्स्ट सर्च द इंडेक्स देन गो डायरेक्टली टू द ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फाइल के ऊपर मान लो कि हमारी फाइल है और वो ब्लॉक्स के तरह से स्टोर किया गया ब्लॉक्स में, ठीक है। अब इसमें ना एक इंडेक्स सिस्टम होता है। इंडेक्स सिस्टम कहने का मतलब कि एक इंडेक्स बना रहता है उसमें। अब देखो, एक एक नंबर को एड्रेस ना करके के इंडेक्स में ही लिखा होता है कि कौन सा ब्लॉक एड्रेस की कौन सी की है, तो हम ब्लॉक एड्रेस की। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास की है तो हम डायरेक्टली उस ब्लॉक एड्रेस पे चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे यूसेज है की का, ठीक है। तो अब इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं फिर अच्छा लगेगा ये। स्टेप 1 है कि इंडेक्स टेबल में जाओ, दैट इज द इंडेक्स टेबल। इस इंडेक्स टेबल में जाके अपनी की ढूंढो, की ढूंढ लिया, अब की जैसे मिल गई ब्लॉक एड्रेस मिल जाएगा, ब्लॉक एड्रेस मिल गया, अब जाके उसी ब्लॉक एड्रेस पे जंप कर लो, है ना। तो ये कुछ इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस था। स्कैन सीक्वेंशियली विद इन द ब्लॉक फॉर द एग्जैक्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ब्लॉक की होती है, ब्लॉक की होती है, यानी कि इससे सिर्फ हमें ब्लॉक पता चलता है, बाइट नहीं पता चलता किस बाइट पे। बाइट के लिए हमें सीक्वेंशियल एक्सेस करना पड़ेगा। मान लो इसका K1 था, इसका K2 था, इसका K3 था, K3 हमें मिल गया और K3 पे जो ब्लॉक एड्रेस है वो हमें मिल गया, तो हम सिंपली यहाँ से रन कर जाएंगे वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक मान लो कि डेटा यहाँ पे, तो उसके लिए हमें सीक्वेंशली ट्रैवल करना होगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, ओके। तो फोन बुक इज एन इंडेक्स फाइल, जो हमारी फोन बुक होती है वो इंडेक्स फाइल होती है। यू कैन यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, यानी कि A to Z टैब्स हम यूज करते हैं, फिर हम जंप कर जाते हैं अपने प्रॉपर अल्फाबेट पे। अब अल्फाबेट के अंदर भी कौन सा पर्सन है जिसको कांटेक्ट करना चाह रहे हो, तो उसको हम लाइन से स्कैन करते हैं, है ना। डेटाबेस बी ट्री इंडेक्सेस वर्क द सेम वे। तो जो ये बाइनरी ट्रीज होते हैं डेटाबेस में, ये भी इसी तरह से वर्क करते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टरी इंप्लीमेंटेशन। डायरेक्टरी इंप्लीमेंटेशन मतलब कि अपने फाइल्स को अब हम स्टोर कैसे करते हैं वो देखेंगे, है ना। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डायरेक्टरी इज अ स्पेशल फाइल दैट एक्ट एज द टेबल मैपिंग फाइल नेम्स टू देयर मेटाडेटा और टू देयर डिस्क लोकेशंस। मतलब कि डायरेक्टली एक ऐसी फाइल होती है, स्पेशल फाइल होती है जिसमें कुछ कुछ लाइक टेबल की तरह एक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि कौन सी फाइल किस एड्रेस पे है इसकी मैपिंग हमें मिल जाती है किस फाइल के थ्रू, यानी डायरेक्टली में हमें पता चलता है कि कौन सी फाइल किस एड्रेस पे रखी है, यानी उसका जो मैपिंग वाला डिटेल है ना वो वहां पे रखा होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स नेम स्पेस दैट द यूजर यूज टू फाइंड देयर फाइल्स। मतलब कि ये नेम स्पेस प्रोवाइड करती है जिसमें हम यूजर जो है, हम सारे यूजर्स अपने फाइल्स को ढूंढ सकते हैं, ओके। अ डायरेक्टरी कैन कंटेन बोथ फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरीज। मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर भी एक डायरेक्टरी हो सकती है, ठीक है, और फाइल्स भी हो सकती हैं, ओके। कुछ कुछ ऑपरेशंस है। सबसे पहले तो हम सर्च कर सकते हैं, फाइंड अ फाइल एंट्री बाय नेम, नाम से डालेंगे सर्च हो जाएगा अपना फाइल, ठीक है। क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उसी डायरेक्टरी में हम अपनी एक नई फाइल ऐड कर सकते हैं, प्लस हम उसी डायरेक्टरी में एक नई सब डायरेक्टरी बना सकते हैं, है ना। डिलीट कर सकते हैं, मतलब कोई भी फाइल हमें हटानी है किसी डायरेक्टरी से तो वो हटा भी सकते हैं। लिस्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे डायरेक्टरी में सारे एंट्रीज रखे हैं, सारे फाइल्स रखे हैं, इनको हम प्रॉपर अपना लिस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। रीनेम कर सकते हैं, मतलब अपनी डायरेक्टरी का नेम चेंज कर सकते हैं। ट्रैवर्स कर सकते हैं, मतलब कि हम पूरी डायरेक्टरी के थ्रू ट्रैवर्स कर सकते हैं और देख सकते हैं कितनी कितनी फाइल्स हैं, किस लेवल पे कौन सी फाइल है ना। टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, अब इसके टाइप्स देखेंगे, है ना। तो सिंगल लेवल में क्या होता है, सिंपली एक पेरेंट डायरेक्टरी होती है, सिर्फ एक डायरेक्टरी होती है और उसकी ही फाइल्स होती है।
ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्टरी है उसमें मल्टीपल फाइल्स जो है वो रखी हैं। ओके, तो ये हमारा सिंगल लेवल डायरेक्टरी होता है। ओके, तो ऑल द फाइल आर इन वन सिंगल डायरेक्टरी, यानी एक सिंगल डायरेक्टरी में सारा फाइल्स रखा हुआ है। ओके, द सिंपलेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। एवरी फाइल मस्ट हैव अ यूनिक नेम। अब इसमें क्या होगा कि अगर एक ही डायरेक्टरी में सारा फाइल रखा हुआ है तो हर फाइल के पास कुछ कुछ नया नाम होना चाहिए। नया कहने का मतलब कुछ सेम नेम नहीं हो सकता। अगर शेयर्ड नेम या फिर सेम नेम रखोगे तो कैसे फाइल को पहचानोगे, यानी कि एक डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं उनका सेम नाम नहीं हो सकता, सारे फाइल्स का नाम चेंज यूनिक रखना पड़ेगा। ठीक है, द फाइल ओन्ड बाय ऑल यूजर शेयर ऑन वन नेम स्पेस। ठीक है, तो उस स्पेस को जितने भी यूजर्स यूज कर रहे होंगे तो उसका सबका एक्सेस होगा उस डायरेक्टरी पे। अगर डायरेक्टरी पे एक्सेस है तो सारे फाइल्स पे एक्सेस होगा। ठीक है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज। अब देखो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, हम सेम नेम से दो फाइल्स को अगर स्टोर करना चाहेंगे तो वहाँ पे एरर आएगा, है ना, तो हमें डिफरेंट फाइल नेम्स को लिखना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। एडवांटेज है कि सिंपल है, एक ही डायरेक्टरी है उसमें सारा फाइल जाके रख दो। डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, है ना, और फाइल नेम अगर डिफरेंट यूजर्स हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट फाइल नेम्स हैं तो कोई इसमें सेपरेशन नहीं है, सब मिक्स्ड है ना। तो ये हो गया अर्ली MS-DOS सिस्टम्स। ठीक है, तो MS-DOS सिस्टम्स जो थे वो इस स्ट्रक्चर का यूज करते थे। ओके, नेक्स्ट इज टू लेवल डायरेक्टरी। इसमें क्या होता है, देयर इज अ वन मास्टर फाइल डायरेक्टरी, यानी कि एक मास्टर फाइल डायरेक्टरी होती है, दैट इज द पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो एक मास्टर फाइल डायरेक्टरी होती है। ईच यूजर हैज देयर ओन यूजर फाइल डायरेक्टरी। अब हर यूजर के पास खुद की डायरेक्टरी होती है। देखो एक मास्टर डायरेक्टरी होगी, फिर उसके नीचे यूजर्स की खुद की डायरेक्टरीज होंगी। ओके, अब उन खुद की डायरेक्टरीज में फाइल्स रखी होंगी। ओके, और अब ये जो फाइल्स हैं वो शेयर्ड हो सकती है। शेयर्ड कहने का मतलब अगर हम यूजर ए की कुछ फाइल है और यूजर बी की कुछ फाइल है तो उन दोनों फाइल का नेम सेम हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसमें क्या होता है, अगर मतलब कि मान लो एक्सेस करना भी है, मल्टीपल यूजर्स हैं, अब इनको अपनी अपनी फाइल्स एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे स्टेप वन रहता है कि पहले लॉगिन करो। ठीक है, अब लॉगिन जैसे ही करोगे, लॉगिन डिटेल्स डालोगे तो यूएस जो ओएस है वो फाइंड करने लग जाएगा यूएफडी को, यानी कि यूजर फाइल डायरेक्टरी को इन द एमएफडी, यानी कि मास्टर फाइल डायरेक्टरी में। यानी कि जैसे ही तुम लॉगिन डिटेल्स डालोगे ऑपरेटिंग सिस्टम मास्टर फाइल डायरेक्टरी में एंटर करेगा और उसमें फिर तुम्हारी जिस भी लॉगिन डिटेल्स के हिसाब से जो भी यूजर नेम होगा उस यूजर नेम से मैप करके जो भी यूजर नेम उस डायरेक्टरी में मैच करेगा उस डायरेक्टरी पे तुमको डायरेक्ट कर देगा, है ना, तो उस चीज से होगा। यूजर्स क्रिएट एक्सेस फाइल्स विद देयर ओन यूएफडी। ठीक है, तो यूजर जो है खुद की फाइल्स क्रिएट करते हैं, एक्सेस करते हैं और अपना खुद का एक यूजर डायरेक्टरी बनाते हैं। ओके, फाइल्स इन यूएफडीज कैन बी सेम, मतलब कि अगर यूजर फाइल डायरेक्टरीज जो है बहुत सारी हैं तो उन पर्टिकुलर यूजर फाइल डायरेक्टरीज का जो फाइल का नेम है वो फर्दर किसी और यूजर फाइल डायरेक्टरी के फाइल नेम से सेम हो सकता है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है, एडवांटेज है कि भाई हमको आइसोलेशन मिल गया, पार्टीशन मिल गया कि यूजर वन का नेम स्पेस इतना है, यूजर बी का इतना है, यूजर सी का इतना है। ठीक है, डिवीजन हो गया। नेक्स्ट, अभी भी इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये जो यूजर्स की फाइल है इसके अंदर भी ग्रुपिंग नहीं है, तो इस ग्रुपिंग को भी होना पड़ेगा अच्छा होने के लिए। तो अब आया है ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी, जिसको हम हायरार्किकल डायरेक्टरी भी बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ट्री जैसा होता है। ठीक है, एवरी फाइल हैज अ यूनिक एब्सोल्यूट पाथ, यानी कि हर फाइल पे पहुंचने के लिए मान लो कि ये मास्टर डायरेक्टरी है, फिर उसके चाइल्ड डायरेक्टरीज हो गए, फिर उसके सब डायरेक्टरीज हो गए, फिर उसके कुछ कुछ फाइल्स हो गए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्री जैसा लगेगा हमें। ओके, और हर फाइल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक एब्सोल्यूट पाथ होगा, यानी कि अगर मान लो कि हमें इस फाइल को एक्सेस करना है तो एब्सोल्यूट पाथ कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, है ना, तो स्टार्टिंग से लेकर नीचे तक जो पाथ होगा वो पूरा होगा एब्सोल्यूट पाथ। ओके, तो इसका एग्जांपल एब्सोल्यूट पाथ का ये है कि सबसे पहले होम पे जाओ, फिर अलाइस में जाओ, अलाइस में डॉक्स वाले फोल्डर में जाओ, डॉक्स वाले फोल्डर में फिर जाके हमें पीडीएफ मिलेगा, है ना, तो इतना लंबा ट्रैवल करके आओगे तब। करंट डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट CD PWD कमांड्स नेविगेट द ट्री। ठीक है, तो जो हमारे कमांड्स होते हैं जो हम कमांड लाइन में दे सकते हैं तो उससे भी करंट डायरेक्टरी के कॉन्सेप्ट्स जो है वो कुछ कुछ होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ हमें रूट डायरेक्टरी से करंट डायरेक्टरी तक ले जाएगा, यानी कि रूट डायरेक्टरी से फिर हम करंट डायरेक्टरी तक जाएंगे। एंड हमारा रिलेटिव पाथ होता है, उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि ऐसा है, ठीक है, और हमें इसे एक्सेस करना है और प्रेजेंट टाइम पे मान लो हम यहाँ पे हैं या फिर हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो रिलेटिव पाथ में क्या होगा कि हम जहाँ पे प्रेजेंट है वहीं से उस डायरेक्टरी को निकाल लें, वो उतना जो पाथ हो गया वो उसका रिलेटिव पाथ हुआ कि प्रेजेंट लोकेशन से प्रेजेंट डायरेक्टरी से फिर हमने अपनी टारगेट डायरेक्टरी को देखा। ठीक है,
नेक्स्ट अगर इसी का एब्सोल्यूट पाथ हमें निकालना होता तो रूट डायरेक्टरी से, यानी जो पेरेंट वाली डायरेक्टरी है वहां से लेकर नीचे तक जो पाथ है उस पाथ को बोलेंगे एब्सोल्यूट पाथ। तो दिस इज द एब्सोल्यूट पाथ एंड दिस इज द रिलेटिव पाथ। तो जो रिलेटिव पाथ है वो कंपैरेटिवली एब्सोल्यूट पाथ से छोटा होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज है एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा हमें, प्लस इसमें ग्रुपिंग भी बढ़िया से हो जाती है, स्केलेबल भी है। स्केलेबल कहने का मतलब अगर हमारे पास बहुत सारा फाइल है, बहुत बड़ा बड़ा फाइल है और बहुत नंबर्स ऑफ फाइल है तो उसको भी स्केलेबल प्रोवाइड कराएगा। लाइक स्केलेबिलिटी होती है इसके पास की जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम स्ट्रक्चर्ड मैनर में ग्रुप करके अच्छे से रखेंगे, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें जो लिंक्स है वो हार्ड हो जाते हैं। लाइन की अब देखो, अगर हम एब्सोल्यूट पाथ से आए तो इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ा, रिलेटिव पाथ से थोड़ा कम ट्रैवल करना पड़ा, तो इसमें ट्रैवलिंग का, लिंकिंग का, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो जो हमारा आज का सिस्टम है दैट इज विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, तो ये सारे जो हमारे फाइल सिस्टम्स हैं, यानी इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर का जो फाइल सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? ट्री पे। ट्री स्ट्रक्चर है, यानी कि अपना हायरार्किकल फॉलो करता है उसको, है ना। अब ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी भी होता है, एक्सटेंड्स द ट्री स्ट्रक्चर बाय अलाउइंग शेयर्ड सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। तो इसमें क्या होता है कि हम दो सब डायरेक्टरीज को शेयर कर सकते हैं, है ना। ओके, अ फाइल कैन अपीयर इन मोर देन वन डायरेक्टरी, कहने का मतलब कि अगर सेम डायरेक्टरी, मान लो कि दो सब डायरेक्टरीज है, ठीक है, दो सब डायरेक्टरीज है, ये रूट डायरेक्टरी है और इसके दो सब डायरेक्टरीज है, इसमें कुछ कुछ फाइल्स है, इसमें कुछ कुछ फाइल्स है, तो हमारी जो ये वाली फाइल है, तो ये वाली फाइल, ये दोनों फाइल सेम हो सकती है। कहने का मतलब जो हमारी सब डायरेक्टरीज है, जो डिफरेंट सब डायरेक्टरीज है, वो सेम फाइल को शेयर कर सकती है, ठीक है। तो सिंपल से समझो ऐसा, ठीक है। इसका एडवांटेज है कि शेयरिंग हो सकता है डुप्लीकेशन के बगैर, प्लस इसका डिसएडवांटेज है कि डैंगलिंग पॉइंटर्स इफ ओरिजिनल इज डिलीटेड, रेफरेंस काउंटिंग नीडेड, ठीक है। तो इसमें अगर कोई पॉइंटर वाइंटर खो गया तो एक्सेस कर पाना मुश्किल हो जाएगा, ओके। सो ये सब था। अब हम फाइनली अपने हार्ड डिस्क पे आए। हार्ड डिस्क कैसे बनता है वो देखते हैं, मतलब है कैसा, होता कैसा है। तो हार्ड डिस्क है क्या? तो इसमें बहुत सारे सर्कुलर प्लेट्स लगे होते हैं, वन और मोर, यानी एक प्लेट भी हो सकता है और बहुत सारे प्लेट्स भी हो सकते हैं। अब इनके ऊपर कुछ कुछ मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग लगी होती है, ठीक है। डेटा इज स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक पैटर्न्स, यानी मैग्नेटिक पैटर्न्स जो होते हैं उसके फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है इन्हीं प्लेटर्स पे, ठीक है। और इस प्लेटर पे ही रीड और राइट हेड होता है जो टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, ठीक है। इतना समझो। नेक्स्ट अब इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं सीधा सीधा, ये हॉरिजॉन्टल बना है, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लेटर हो गया, ये एक प्लेटर हो गया, ये एक प्लेटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हार्ड डिस्क में हमारे प्लेटर्स होते हैं, प्लेटर्स हो गए। अब इन प्लेटर्स के ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे कोटिंग होती है किसकी? मैग्नेटिक मटेरियल की। ऊपर नीचे दोनों कोटिंग होती है, मतलब कि इन प्लेटर्स के ऊपर भी, मतलब यहाँ पे भी और प्लस इनके नीचे भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, ओके ना। ये जो प्लेटर्स है ना, ये हमारे उसमें डिवाइड होते हैं, दैट इज सेक्टर्स में। ये फर्दर मतलब किस तरह से डिवाइड होते हैं वो समझो कि पूरे सर्कमफ्रेंस में प्लेटर्स ही प्लेटर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से प्लेटर्स ही प्लेटर्स होते हैं, ओके। एंड अब इन प्लेटर्स के पास सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेटर्स है ये ऐसे ऐसे सेक्टर्स में टूटे होते हैं। सेक्टर्स क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ बाइट्स, मतलब ये कुछ बाइट्स हो गया, 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 ये ना, इस तरह से ब्रेक डाउन होता है इसका, ठीक है। इतना हो गया। अब जो है रीड राइट हेड होता है, ठीक है। तो एक रीड राइट हेड यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। और ये जो रीड राइट हेड है, या तो ये आगे को मूव करता है या तो पीछे को, आगे को पीछे को, ठीक है। तो इस तरह से ये मूव करते हैं रीड और राइट हेड्स। तो इस तरह से हमारी जो है वो होती है हार्ड डिस्क। तो हाँ, ये जो सर्कुलर होते हैं ना, लाइक ये सर्कुलर से डिविजन्स होते हैं, इनको हम ट्रैक्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो कि प्लेटर्स हैं, ठीक है। फिर प्लेटर्स को ट्रैक्स में ब्रेक डाउन किया गया, फिर ट्रैक्स को सेक्टर्स में ब्रेक डाउन किया गया, और सेक्टर्स क्या है? नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ बाइट्स, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझो। तो ये हो गया अपना पूरा हार्ड डिस्क, ठीक है। अब क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। और सिलेंडर क्या होता है? सी। अब अगर मान लो कि देखो 3 सर्कल्स थे हमारे पास, 3 प्लेटर्स, ठीक है। अब इन प्लेटर्स पे मान लो कि हम इस ट्रैक पे वर्क कर रहे हैं, इस ट्रैक पे, इसके भी इसी ट्रैक पे फोकस कर रहे हैं, इसके भी इसी ट्रैक पे। तो ये जो ट्रैक्स है ना, ये मिलके एक सिलेंडर बना देते हैं। तो उसी चीज की बात हो रही है, सिलेंडर, ठीक है। यानी कि जो सेम ट्रैक्स हैं उनका जो एक फिगर बनता है, अगर सारे प्लेटर्स के मिला दिए जाए, ऑल प्लेटर्स के, ठीक है, तब एक सिलेंडर फॉर्म होता है वहाँ पे, ओके। तो इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है ना। ट्रैक क्या होता है? एक रिंग होता है एक प्लेटर पे, यानी एक प्लेटर पे जो एक रिंग होता है इसको हम ट्रैक कहते हैं। सेक्टर क्या होता है? जो हमारा ट्रैक है वो सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है, ओके। तो इस तरह से कुछ कुछ है ये, ओके ना। अब डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो प्लेटर क्या है? एक राउंड मैग्नेटिक डिस्क है,
ठीक है, जो स्टैक करके लगाया जाता है। एक से ज्यादा प्लेटर्स भी हो सकते हैं। ट्रैक क्या है? प्लेटर्स को ही जब हम सर्कुलर रिंग्स पे डिवाइड कर देते हैं तब वो ट्रैक्स हो जाते हैं। अब ट्रैक्स को ही हमने सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, अब सेक्टर्स को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। अब जब इन्हीं ट्रैक्स को हम साथ में ले आते हैं तो सिलेंडर कहा जाता है। फिर रीड और राइट हेड होता है जो आगे पीछे मूव करता रहता है। फिर सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है ये देखो। ठीक है, सीक टाइम क्या हुआ कि करेक्ट ट्रैक पे पहुंचना है तब क्या, नेक्स्ट करेक्ट सेक्टर पे पहुंचना है तब क्या। ट्रांसफर टाइम क्या है? ट्रांसफर टाइम कहने का मतलब कि जब हम सेक्टर पे पहुंच गए, जो हेड है वो सेक्टर पे पहुंच गया, तो इस पूरे सेक्टर को रीड करने में या फिर प्लस अगर कुछ हम रीड नहीं करा रहे, राइट करा रहे, तो राइट करने में या फिर रीड करने में कितना टाइम लगा, हेड को कितना टाइम लगा, वो हमारे ट्रांसफर टाइम में आ जाएगा। ठीक है, अब जब इन सारे तीनों टाइमों को, यानी इन तीनों टाइमों को, कि पहले तो हमें ट्रैक खोजने में टाइम लगा वो प्लस सीक टाइम, फिर हमें प्रॉपर सेक्टर ढूंढने में टाइम लगा वो टाइम यानी कि रोटेशनल लेटेंसी, फिर उसको रीड राइट करने में जो टाइम लगा यानी ट्रांसफर टाइम। जब इन तीनों टाइमों को ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल एक्सेस टाइम मिलता है, यानी कि टोटल एक्सेस टाइम। तो टोटल एक्सेस टाइम क्या होगा? सीक टाइम को ऐड कर दिया, रोटेशनल को ऐड कर दिया, ट्रांसफर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, व्हाट इज दिस शेड्यूलिंग? अब दिस शेड्यूलिंग क्या है? जैसे हमने पढ़ा था प्रोसेस शेड्यूलिंग, सीपीयू के पास जब बहुत सारे प्रोसेसेस आ जाते थे तो सीपीयू हमारा क्या करता था? सीपीयू हमारा बेसिकली कुछ प्रोसेस शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स को यूज करता था ना, एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना, ये सारे जो एल्गोरिथम्स सीपीयू हमारा यूज करता था, तो वो प्रोसेस को हैंडल करने के लिए हो गया। नाउ अब हार्ड डिस्क एक है और हमें रीड राइट बहुत बहुत कुछ कराना है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क पे जब बहुत सारे रिक्वेस्ट पहुंच जाते हैं रीडिंग और राइटिंग के, तो कौन सा किसको हार्ड डिस्क सर्व करेगी ये डिसाइड करने के लिए डिस्क शेड्यूलिंग होता है हमारे पास। ठीक है, आप समझ गए? यानी कि ओएस कैसे डिसाइड करे कि कौन सा रिक्वेस्ट कब कंप्लीट किया जाएगा। द ऑर्डर इन विच पेंडिंग रिक्वेस्ट विल बी सर्विस्ड बाय द ओएस इज डिसाइडेड बाय द एल्गोरिथम और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहला एल्गोरिथम है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आएगा उसको पहले सर्व करके भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर इसका एग्जांपल कॉपी पे देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो कि रिक्वेस्ट जिस ऑर्डर में आएंगी उसी ऑर्डर में उनको सर्विस किया जाएगा, मतलब कोई भी रीऑर्डरिंग नहीं होगा वहाँ पे, नो रीऑर्डरिंग। ओके, ये सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है। इसका एडवांटेज है कि ये सिंपल है, नो स्टारवेशन, लेकिन डिसएडवांटेज है कि जो हेड के मूवमेंट्स हैं, अभी मैं बताऊंगी कॉपी पे कि हेड मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा होते हैं हमारे एफसीएफएस में। ओके, नाउ नेक्स्ट है एसएसटीएफ यानी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? द रिक्वेस्ट क्लोजेस्ट टू द करंट हेड पोजीशन, मतलब कि अगर मान लो कि हमारा हेड यहाँ है, ठीक है, और कोई रिक्वेस्ट आई है वो यहीं पे है, और कोई रिक्वेस्ट अब जो नई आई है वो यहाँ पे है, तो हेड से अभी तो ये पास में ना, तो हेड इसको कंप्लीट करेगा, इसको कंप्लीट करने के बाद वो पीछे जाएगा, इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, यानी कि जहाँ पे अभी हमारा हेड है वो हेड किस को सर्विस करेगा, किस रिक्वेस्ट को सर्विस करेगा, वो उसी को सर्विस करेगा जो उससे क्लोजेस्ट में होगा। ओके, सो ग्रीडी अप्रोच ऑलवेज गो टू द नियरेस्ट ट्रैक, तो ये थोड़ा सा ग्रीडी अप्रोच हो गया, ये हमेशा नियरेस्ट ट्रैक पे जाएगा। तो मान लो कि जो बहुत दूर पड़ा है तो वो स्टारवेशन में चला जाएगा, भूखा रह जाएगा वो, है ना, यानी कि ये तो बेस्ट है एफसीएफएस से, लेकिन इसमें हो गई स्टारवेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैन, अब इसको बाद में देखेंगे अच्छे से। सी स्कैन, ये भी इसको हम कॉपी पे देखेंगे। लुक एंड सी लुक, ये भी कॉपी पे देखेंगे। ठीक है, इनका कुछ कुछ कंपैरिजन है, ये हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है, सब कॉपी पे। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ यूनिट 5। बस जो इनके न्यूमेरिकल्स है वो कॉपी पे हम अच्छे से कर लेंगे बस। ठीक है।